नमस्कार। अध्ययन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं व्याकरण की प्रारंभिक क्लास वर्णमाला। और वर्णमाला को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे सिस्टमेटिक ढंग से कि रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णमाला की परिभाषा है निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। क्या? तो निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर कितने होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। ये कुल 11 हुए स्वर। तो स्वर बराबर 11। और अंग, आहा, अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहा जाता है। ये दो हुए अयोगवाह। अंग आहा क्या हुए? अयोगवाह। दो अयोगवाह। का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा, या। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ये 25 जो है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। या, रा, ला, वा, ये चार जो हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। शा, सा, शा, हा ये चार ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। बड़ा शा को इसको तालव्य शा, इसको मूर्धन्य शा और इसको दंती शा कहा जाता है। तो ये चार हुए ये चार ऊष्म व्यंजन हुए। छा, त्रा और ज्ञा, श्रा ये चार संयुक्त व्यंजन हुए। ला और ढ़ा ये दो उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगीण व्यंजन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगीण व्यंजन। बड़ संयोग का और शा मिलकर छा बना है। ता और रा मिलकर त्रा बना है। जा और या मिलकर ज्ञा बना है। सा और रा मिलकर श्रा बना है। तो ये हुए संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि हलंत जो पहले वाला वर्ण है उसमें हलंत लगा रहेगा। क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन दे देता है कि का प्लस सा या का प्लस सा। तो इसको ध्यान देंगे कि हलंत पहले वर्ण में लगा हुआ है। आगे देखते हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है, अर्थात मुखांग स्पर्श नहीं करते हैं तथा जो स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या अभी हम पीछे देख ही चुके हैं कि 11 होती है। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। तो ये 11 हुए स्वर। आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो मूल स्वर या नैसर्गिक स्वर किन्हें कहते हैं? आ, ई,
उ री, ये 4 मूल स्वर व नैसर्गिक स्वर हुए। आ ई उ री, ये 4 मूल स्वर या नैसर्गिक स्वर हुए। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ ई, बड़ ऊ, ये 3 दीर्घ स्वर हुए। संयुक्त स्वर ये, आए, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर हुए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घ मूल स्वर है, तो ये 3 जो है दीर्घ मूल स्वर हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, इनको भी दीर्घ स्वर में ही माना जाता है, ए, आए, ओ, औ, लेकिन ये संयुक्त दीर्घ स्वर है। आगे देखते हैं, जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्र स्वर किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग प्रयुक्त होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से अग्र स्वर है? छोटी, बड़ी, ए, आए, ये 4 अग्र स्वर है। मध्य स्वर, मध्य स्वर में सिर्फ एक ही वर्ण है, वो है आ। और पश्च स्वर में, पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आगत आ, ओ, औ और आगत आ, ये पश्च स्वर में आते हैं। तो हम जो है यहाँ पे मध्य स्वर को याद रखेंगे, मध्य स्वर को याद रखेंगे कि मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ आता है, और पश्च स्वर में वे सभी स्वर आते हैं जो 3 की आकृति बनाते हैं। जैसे ये छोटा हुआ, बड़ा हुआ, तो इसमें भी 3 की आकृति बन रही है, बड़ा वो हुआ, इसमें 3 की आकृति बन रही है, और औ हुआ, इसमें भी 3 की आकृति बन रही है। तो आ मध्य स्वर में है, बाकी जिनमें 3 की आकृति बन रही है वो पश्च स्वर में है। और अग्र स्वर में तो ई, ए, आए, ये हैं ये 4। आगे देखते हैं, ओष्ठाकृति या मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ओष्ठाकृति या मुखाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वृत्तमुखी, नंबर 1 वृत्तमुखी, या इसी को वर्तुल भी कहते हैं, या दूसरा है आवृत्तमुखी या प्रसरित। तो वृत्तमुखी में कौन कौन से हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये 4 वृत्तमुखी में है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये 4 वृत्तमुखी में है। और छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ये 5 आवृत्तमुखी या प्रसरित। प्रसरित मतलब का अर्थ होता है फैलाव, यानी जिनके उच्चारण में मुख पूरा फैल जाता है उन्हें आवृत्तमुखी या प्रसरित कहते हैं। और वृत्तमुखी जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ जो गोल हो जाता है, यानी वृत्त के समान बन जाता है, उसे वृत्तमुखी कहते हैं। आगे देखते हैं, और री जो है ये अर्धवृत्ताकार है। री अर्धवृत्ताकार है। अगला विभाजन क्या है? चौथा, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कंठ स्वर। कंठ स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ, आ कंठ स्वर में आते हैं, और ई तालव्य स्वर में आते हैं, री मूर्धन्य स्वर में आता है, और उ ओष्ठ स्वर है, ये आए कंठ तालव्य हुआ, और ओ औ कंठोष्ठ। चूंकि ये जो है आ और ई से मिलकर बना है, आ जो है कंठ स्वर में आता है,
और ई तालब में आता है, इसलिए ये जो है कंठ तालब में होगा। और ओ जो है आ और ऊ से मिलकर बना है। आ कंठ स्वर में आता है और ऊ ओष्ठ स्वर में आता है, इसलिए ओ और कंठोष्ठ स्वर हुए। आगे देखते हैं, मुख के खुलने के आधार पर स्वर। मुख के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वर, मुख के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वो नंबर 1 है समृद्ध स्वर, नंबर 2 विवृत स्वर, नंबर 3 अर्ध समृद्ध स्वर और नंबर 4 अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर किन्हें कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है, उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है, उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, ये 4 समृद्ध स्वर हुए। और विवृत स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही स्वर आता है, बड़ा आ। और अर्ध समृद्ध स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ए और वो, ए, ओ और रे, ये आते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध विवृत स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से ज्यादा खुलता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आ, आए, औ और बड़ा, ये वे अर्ध विवृत स्वर। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, उच्चारण में लगने वाले मात्रा, समय या कालमान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हरस स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। हरस स्वर को ही लघु या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, इन्हीं को मूल स्वर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं अ, ई, उ, रे, ये 4 हरस स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर या इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं बड़ आ, बड़ी, बड़ऊ, ए, आए, ओ, औ। बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, आए, ओ, औ, ये भी दीर्घ स्वर। अब देखते हैं अयोगवाह ध्वनियां। अंग, इसको अनुस्वार भी कहा जाता है। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहा जाता है। अंग जो है नासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है और अल्प्राण होता है और सघोष होता है। आहा कंठ व्यंजन के अंतर्गत आता है, महाप्राण होता है और सघोष होता है। अब आगे देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा क्या है? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है, स्वर का उच्चारण
किसी वर्ण की सहायता से नहीं होता है, जबकि व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33। कुल 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, डा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा। ये कुल 33 व्यंजन हुए। यदि पूछे कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने व्यंजनों की संख्या निर्धारित की है 35। तो इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 35। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अड़ा और अढ़ा को भी व्यंजन के अंतर्गत रख लिया है। जो विकसित व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, जो ताड़नजात व्यंजन है, उनको भी व्यंजन के अंतर्गत रख लिया। इसलिए इस प्रकार कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 35। अब देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला है सामान्य वर्गीकरण। तो सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत नंबर 1 है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। इसी को स्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन। का से माँ तक कुल 25 जो है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन हुए, और या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन हुए। इन्हीं को ईसद विवृत भी कहा जाता है। और शा, सा, सा, हा ये ऊष्म व्यंजन हुए। तो सामान्य वर्गीकरण इस प्रकार हुआ। सामान्य वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन नंबर 1 है कंठ व्यंजन। इसी को कोमल तालव्य भी कहा जाता है। कंठ व्यंजन को क्या कहा जाता है? कोमल तालव्य। जिनका उच्चारण कंठ के आसपास से होता है उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? का, ख, ग, घ, अंग यानी का वर्ग और हा। का वर्ग और हा ये कंठ व्यंजन हुए। और तालव्य व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर ताल को स्पर्श करती है, तो उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो तालव्य व्यंजन किन्हें कहते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर ताल को स्पर्श करती है, उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? चा वर्ग और या और सा। तो या और सा को विशेष ध्यान रखिएगा। चा वर्ग तो है ही तालव्य व्यंजन में। तीसरा है मूर्धन व्यंजन। तो मूर्धन व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय जीवा मूर्धा यानी ताल व ऊपर के दांतों के बीच को मूर्धा कहते हैं, को स्पर्श करती है, उन्हें मूर्धन व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं टा वर्ग और रा और शा, खष्टी शा, ये वे मूर्धन व्यंजन। दंत व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय जीवा ऊपर के दांतों के लगभग निचले हिस्से को स्पर्श करती है, उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण करते समय जीवा ऊपर के दांतों के लगभग निचले हिस्से में स्पर्श करती है, उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना और ला और सा। तो ला और सा को विशेष ध्यान रखिएगा कि ला और सा भी दंत व्यंजन के अंतर्गत ही आता है।
ओष्ठ व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ परस्पर स्पर्श करते हैं उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ परस्पर स्पर्श करते हैं उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पा वर्ग के, इसमें सिर्फ पा वर्ग के आते हैं, पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ व्यंजन में। आगे देखते हैं नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पंचमाक्षर या पंचम वर्ण जो स्वर रहित होने पर नासिक से उच्चरित होते हैं अतः इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत पंचमाक्षर यानी प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर जो है नासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। ङ, या, ड़ा, ना, मा, ये नासिक व्यंजन हुए। दंतोष्ठ व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय ऊपर दांत नीचे के ओष्ठ को स्पष्ट करे उन्हें दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही व्यंजन है, वो है वाह। दंतोष्ठ के अंतर्गत सिर्फ एक ही व्यंजन है, वाह। अगला वर्गीकरण देखते हैं। श्वास की मात्रा या प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वास की मात्रा या प्राणत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अल्पप्राण और नंबर 2 है महाप्राण। अल्पप्राण किन्हें कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसके अंतर्गत आता है प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस समस्त स्वर प्लस अनुस्वार। तो ये अल्पप्राण के अंतर्गत कुल हुए 31। ये 31 जो है अल्पप्राण हुए। 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस समस्त स्वर प्लस अनुस्वार। और महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन प्लस विसर्ग, ये कुल 15 हुए महाप्राण। यानी 24 प्लस ऊष्म व्यंजन प्लस विसर्ग कुल 15 हुए महाप्राण। आगे देखते हैं स्वर तंत्रियों के कंपन या नाद या गूंज या झंकार या घोष के आधार पर व्यंजन। तो स्वर तंत्रियों के कंपन या नाद के आधार पर भी व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सघोष और नंबर 2 है आघोष। तो सघोष किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष कहते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा प्लस अं आहा यानी अनुसार और विसर्ग प्लस समस्त स्वर बराबर ये 33 जो है सघोष या घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और घोष किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस शा सा सा, ये कुल 13 हुए अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस तालब सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, ये 13 हुए अघोष। अगला वर्गीकरण देखते हैं मुखांगों द्वारा श्वास को के रोकने के आधार पर व्यंजन। मुखांगों द्वारा श्वास के रोकने के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 4 अर्धस्वर, नंबर 5 परकंपित या लुंठित व्यंजन, नंबर 6 पार्श्विक व्यंजन, नंबर 7 उष्म व्यंजन, नंबर 8 ताड़नजात द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो आइए एक एक करके देखते हैं। स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं?
स्पर्श व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतः स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत का से माँ तक के स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसको पीछे देख ही चुके हैं। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है चा, छा, जा, झा। तो इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर ताल को स्पर्श करती है, फलस्वरूप कंठ छिद्र जो अवरुद्ध हो जाता है तथा हवा को बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, अतः इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो चा, छा, जा, झा ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। यानी चा वर्ग का या को छोड़कर ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतः स्पर्श ना कर आंशिक स्पर्श करे उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन है। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसे क्यों प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं? क्योंकि रा का उच्चारण करते समय जीभ मुड़ जाती है, और कंपन अधिक कंपन होता है, इसलिए इसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। अगला है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत सिर्फ एक ही व्यंजन आता है, ला। ला का उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के दोनों पार्श्व भागों से बाहर निकल जाती है, यानी जिह्वा के बगल से निकल जाती है, इसीलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अर्ध स्वर या और वा ये दो अर्ध स्वर हुए, या और वा अर्ध स्वर हुए। इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में मुखांग ना के बराबर बाधा पहुंचाते हैं, यानी मुखांगों में बाधा कम पहुंचती हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं। या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा आते हैं। ये चार क्या हैं? ऊष्म व्यंजन। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, ये चार मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण हवा गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त, ताड़नजात, दुगिड़ या विकसित व्यंजन। उत्क्षिप्त, ताड़नजात, द्विगित या विकसित व्यंजन। इसके अंतर्गत आता है ड़ा और ढ़ा, इसी को विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। कोई कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन दो प्रकार की ध्वनि हुई। मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीन कहते हैं। तो ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफीन। और जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहा जाता है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वनिम किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं। आ क्या है? जिसपे चंद बिंदु लगी होती है, तो ये आ जो है अंग्रेजी से आगत या गृहीत स्वर है। ये आ अंग्रेजी से आगत या गृहीत स्वर है। और का, फा, गा, जा, फा ये फारसी से आगत है, जिसमें नीचे नुक्ता लगा होता है, ये फारसी से आगत व्यंजन है।
का, फा, ग, ज, फा, ये फारसी से आगत व्यंजन है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के बाद अक्षर, अक्षर के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, और शब्द के बाद आते हैं पद, पद के बाद वाक्यांश, और वाक्यांश से बड़ा वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हुई ध्वनि। और पूछे कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण। और क्वेश्चन पूछे कि भाषा की पहली सार्थक इकाई, अगर सार्थक शब्द जुड़ जाए तो शब्द होगा। भाषा की पहली सार्थक इकाई शब्द होगा। इसके बाद पद होते हैं, पद के बाद वाक्यांश, वाक्यांश के बाद वाक्य। वाक्य किसे कहा जाता है? भाषा की पूर्ण इकाई को वाक्य कहा जाता है। भाषा की पूर्ण इकाई को वाक्य कहा जाता है। तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि, और लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण, और भाषा की पहली सार्थक इकाई पूछे तो शब्द, और भाषा की पूर्ण इकाई पूछे तो वाक्य। एक ही वर्ण का दो बार नजदीक या साथ आना द्वित्व या युग्मक वर्ण कहलाता है। जैसे कि बच्चा, बच्चा, कच्चा, दिल्ली, यानी दो वर्ण। जैसे इसमें हुआ आधा चा और चा, दो बार दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये इसको द्वित्व व्यंजन या युग्मक वर्ण कहेंगे। इसको द्वित्व वर्ण या युग्मक वर्ण कहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।